नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण का एक अध्याय जिसका शीर्षक है समास। इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भाग 1, समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहा जाता है। जैसा कि हम सबसे पहले चित्र में देख रहे हैं, जिसमें ऋषि मुनि एक जगह एक स्थान यज्ञ कर रहे हैं। तो एक वाक्यांश क्या बनेगा? यज्ञ के लिए शाला, वह स्थान जहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। तो हम इस पूरी बात को संक्षिप्त में किस नाम से जानेंगे? यज्ञशाला के रूप में। ऐसे ही जहाँ हम देख रहे हैं 4 पाई है, 4 पाई जहाँ लगी है खटिया, या कहे 4 पाई है जिसके अर्थात खटिया, 2 पद को जोड़कर संक्षिप्त रूप में बना देंगे इसका 4 पाई। ऐसे ही अगला जो चित्र देख रहे हैं उसमें लाल रंग का कमल है, लाल यानी रक्त जैसा कमल है, तो रक्त है जो कमल। इस वाक्यांश को हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे रक्त कमल। ऐसे ही लास्ट जो चित्र हम देख रहे हैं उसमें हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जेब कतरते हुए देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे जेब कतरा। तो ये हो जाएगा वाक्यांश जो आप काले रंग में देख रहे हैं, जेब को काटने वाला। ये वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का छोटा रूप है। और अब हम उसको और संक्षिप्त में करें तो वो बन जाएगा समस्त पद यानी समास। तो आज का टॉपिक इसी पर है कि समास किसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाती है। समास, समास जिसके नाम में ही 2 शब्द छुपे हैं, यानी सम प्लस अस, 2 शब्द के मिलने से बना है समास। सम यहाँ पर उपसर्ग है और अस यहाँ पर धातु है यानी मूल शब्द है। सम का अर्थ होता है समान या जोड़ना, 2 में जोड़ करना, दोनों को ज्वाइंट करना। तो 2 यहाँ पर क्या है? पद है, पद कह दो या शब्द कह दो। तो 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ने का काम समास में होता है। दूसरा लिखा है अस, अस यानी उसके पास में रहना, उसके समीप रहना। तो 2 शब्दों को हम जोड़ेंगे, उस प्रक्रिया को समास कहेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं, और मिलाने की ये प्रक्रिया जो होती है उसे हम समास कहेंगे। तो समास क्या है? इन पदों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहेंगे। समास होने पर बीच की विभक्तियां, शब्द और उसमें लगे हुए जैसे और विभक्ति शब्द है या समुच्चय बोधक शब्द है वो हट जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं या उसके बारे में वाक्यांश बनाते हैं तब हम उनमें से वो शब्द विभक्ति को जोड़ देते हैं। तो समास में ये विभक्तियां नहीं दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण दिया है गंगा का जल, यहाँ पर ये इसका वाक्यांश है। और अब हम इसका समास कैसे बनाएंगे? गंगा का जल, का जो है विभक्ति है, इसका हम लोप कर देंगे यानी इसको हम हटा देंगे। तो बचा क्या? 2 पद, पहला पद यानी पूर्व पद क्या है? गंगा, और दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या है? जल। तो इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो समस्त पद क्या बना? गंगा जल, मिलाकर बन गया संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म। तो समास का सही अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण करना। तो समास क्या है? वाक्यांशों को इस तरह संक्षिप्त करेगा कि एक नए शब्द की रचना बने, और उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो शब्द का एक हिस्सा होता है, अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता, और इन दोनों के लगने से एक यौगिक शब्द की रचना होती है। वैसे ही वाक्यांश, वाक्य का अंश, छोटा रूप और पदबन, ये भी संक्षिप्त करने का कार्य करते हैं, यानी उन्हें छोटा रूप प्रदान करते हैं। वास्तव में समास का अर्थ तो संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण है, जिसे हम इस उदाहरण में देख चुके हैं। हम अपनी भाषाओं को प्रभावशाली रूप से प्रकट करने के लिए या उस पर गंभीर प्रभाव डालने के लिए समास के शब्दों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम अपने भावों को प्रभावशाली भी बना सकते हैं ताकि सामने वाला आसानी से अपनी बात समझ सकता है, क्योंकि कोई भी वाक्यांश होगा उसको संक्षिप्तीकरण करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा को किस प्रकार से लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम देखेंगे समस्त पद।
समस्त पद यानी समास में जब दो पद मिलेंगे, वो मिला हुआ रूप, जुड़ा हुआ रूप समस्त पद है। उस समस्त पद का जो पहला पद होता है वह पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल के उदाहरण में पहला पद कौन सा है? गंगा, और दूसरा पद कौन सा है, यानी उत्तर पद कौन सा है? जल। तो समस्त पद हम जान चुके हैं, दोनों पदों का मिला हुआ रूप, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे यज्ञ पहला पद है, चार पहला पद है, रक्त पहला पद है, जेब पहला पद है। वैसे ही उन्हीं शब्दों के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पद देखो, जिसमें शाला यानी यज्ञशाला, शाला जो है वो उसका उत्तर पद है, और चार पाई, पाई जो है वो भी उसका दूसरा पद है। रक्त कमल, कमल जो है वो भी उसका दूसरा पद है, और जेब कतरा में कतरा जो पद है वो उसका दूसरा पद यानी उत्तर पद बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये उत्तर पद और पूर्व पद दोनों अच्छे से समझ में आया है। अब हम करेंगे समास विग्रह। समस्त पद जोड़ने वाला होता है, संक्षिप्त रूप में एक बना हुआ शब्द होता है। लेकिन समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह उसी समस्त पद को बांट कर, एक्सप्लेन करके वाक्यांश के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि दोनों पद में जो संबंध होते हैं, जो उन दोनों के बीच में कनेक्शन होते हैं, उसको प्रकट किया जाता है। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, राजपुत्र, ये समस्त पद है। अब बताओ इसका पहला पद क्या है? राज। राज का अर्थ होता है राजा, तो हमने यहाँ विग्रह में लिखा राजा। फिर देखा हमने इसका दूसरा पद क्या है? पुत्र, तो हमने विग्रह में पुत्र लिखा। हमने पहले बताया कि समास में दोनों पद को जोड़ने का एक प्रक्रिया है, उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा होता है। लोप यानी गायब होना, दिखाई नहीं देना। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो वही विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, यानी हम उन्हें यहाँ निकाल लेंगे, तो बन जाएगा राजा का पुत्र। अब राजा और पुत्र के आपसी संबंध को हम जान सकते हैं, तो वो पुत्र किसका है? राजा का पुत्र है। इसीलिए हमने इसके संबंध को विग्रह में प्रकट कर लिया है। तो समास विग्रह, जिसमें हम उन दोनों के संबंध को बताएंगे। ऐसे ही दूसरा वर्ड है राजदूत। तो राजदूत को कैसे बताओगे आप विग्रह करके? राजा का दूत। ऐसे ही सभी समस्त पद का विग्रह करना आपको आना चाहिए। तो समास को जानते जानते हमारे दिमाग में आएगा संधि के बारे में। यानी संधि जब हमने पढ़ा था उसमें भी दो वर्णों के बीच में मेल हुआ था। मेल होने की प्रक्रिया संधि में भी थी, लेकिन आपको अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो देखो, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का होता है। दो शब्द कह दो या पद कह दो, ठीक है। दूसरा इसमें है कि संधि में विभक्ति चिन्ह या शब्द का लोप नहीं होता। दो पद जो देखे हैं, दो शब्द जो देखे, वो एज इट इज होते हैं। हम उनमें वर्णों को सुनते हैं, उनमें लगे स्वरों को सुनते हैं। जैसे हीम पहला शब्द है ना, तो इसका लास्ट वाला साउंड क्या करता है? लास्ट वाला शब्द देखो क्या है? म वर्ण है, और इसमें आवाज आ रही है स्वर की, अ स्वर की आवाज आ रही है। तो पहले शब्द में स्वर कौन सा है? अ। ऐसे ही दूसरे शब्द में स्वर कौन सा है? आ। तो पहले पद अ और दूसरा पद आ दोनों मिलकर बन जाएगा आ। तो संधि के नियम के हिसाब से हमने इनमें जोड़ किया है, वर्णों का जोड़ किया है। किसका किया है? वर्णों का जोड़ किया है, इसीलिए दोनों मिलकर बन गया हिमालय। और ये जो आ है वो मात्रा के रूप में म के बाद में लग गया है, ठीक है, क्योंकि आ क्या है? आ स्वर है, और स्वर हमेशा व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में ही लगता है। तो संधि को हम समझ गए हैं कि इसमें कोई भी विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। ऐसे ही समास को देखना है। समास में तो विभक्ति और शब्द का लोप होता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें कोई विभक्ति या शब्द दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम इसको लोप कहते हैं। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें वो दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर यज्ञ के लिए शाला, के लिए क्या है? विभक्ति है, विभक्ति कारक चिन्ह जिसे कहते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि समास जो होते हैं पहले होते हैं और संधि उसके बाद में यूज होती है। समास के पदों को मिलाते समय संधि के नियम के अनुसार ही संधि की जाती है। समास के पदों को जब हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो उसके नियम को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हीम का आलय, ध्यान से देखो, हीम का आलय में क्या लिखा है? हीम बर्फ, आलय यानी घर। तो हिम बर्फ को कहते हैं, आलय घर को कहते हैं। दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग अर्थ लेकर आते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया अर्थ निकलेगा, और वो अर्थ क्या है? हिमालय।
हिम का आलय, यहाँ पर देखो, यहाँ का जो है उसका लोप हो रखा है, वो विभक्ति चिन्ह है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो बनेगा हिमालय। ठीक है, अ जो साउंड है वो आ में परिवर्तित हो गया है। यही मैंने अभी आपको संधि में समझाया था, इसीलिए कहा है कि समास पहले आता है और संधि बाद में आती है। तो हमें संधि और समास में ये फर्क समझ में आ गया है। अब हम जानेंगे इसके भेदों के बारे में। तो समास के भेद होते हैं 6 प्रकार के। पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास, और दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और इसका छठा अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। आज हम सिर्फ इसका पहला भेद पढ़ेंगे, वो है अव्ययीभाव समास। ध्यान दीजिए, अव्यय जो पद अव्यय से युक्त होता है, यानी जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण देखो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ऐसे ही यथामति, मति के अनुसार। तो इसका पूर्व पद कौन सा है? पूर्व पद यानी पहला वाला पद, तो पहला पद बन जाएगा यथा। ठीक है, इसीलिए इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और पूर्व पद ही इसका प्रधान होगा। मतलब पहला पद जो हमने देखा यथा, वही प्रमुख है, वही अव्यय से युक्त है। और आप देखोगे कि मोस्ट के पहले पद में उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे आ उपसर्ग लग गया, अ लग गया, बे लग गया, प्र लग गया, स लग गया। तो जब हम इस प्रकार से मोस्टली उपसर्ग का प्रयोग देखेंगे तो वो अव्ययी भाव समास होगा। अव्यय मतलब अव्यय से युक्त होना, प्रधान होना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो हम इसका विपरीत करेंगे प्रतिदिन, प्रति यानी हर दिन, तो हर दिन भी लिख सकते हैं और दिन दिन भी लिख सकते हैं। यथाशक्ति, यथा यानी उसके अनुसार, जैसी है वैसी, तो शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, हर एक दिन, प्रत्येक दिन, एक एक। ठीक है, भर पेट, तो पेट भर के, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया भर में, इसीलिए इसमें कहा है कि पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, ऐसे ही बन जाएगा एकाएक, अचानक। ठीक, जैसे और बनेगा अनुरूप, रूप के अनुसार। आ जन्म, जन्म से लेकर, तो आ यहाँ पर उपसर्ग है और इसका अर्थ निकल जाएगा जन्म से लेकर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। निडर, नी यानी बिना, बिना डर के, तो आपको उपसर्ग के रूप में भी पहचान करनी है और पहले पद के प्रधान होने पर भी ध्यान देना है। तब आप जान जाओगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसे एक बार रीड करना और फिर हम अगले भाग में देखेंगे उसके बाकी के भेदों को। उम्मीद है बच्चों आज जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे पार्ट में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।